हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसलिए पिछली वीडियो में मैंने आपको जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं इस बुक के वो करा दिए हैं, और साथ में ही जो आपकी फर्स्ट बुक थी वो भी मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली उसके बहुत सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख लीजिएगा। और साथ में ही जैसा कि मैं हर वीडियो में ये दावा करता हूं कि मेरी जो वीडियोस हैं उसके अंदर क्या है, जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में उसके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टू ऑब्जेक्टिव डिड जवाहरलाल नेहरू वांट टू अचीव थ्रू नॉन अलाइनमेंट। देखिए नॉन अलाइनमेंट जो था आपका एक ग्रुप था बेसिकली, और इस ग्रुप को जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक तरीके से ज्वाइन किया। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये पूछा गया है। तो पहला तो ये था कि नेहरू जी चाहते थे कि भारत जो है आपका वो एक तरीके से सवर्न कंट्री रहे, और दूसरा जो इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी एक तरीके से बढ़ती रहे, और जो भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, भौगोलिक अखंडता है, उसमें मतलब जो भी हमारे देश के हिस्से हैं उसमें छिन्न भिन्न ना हो, वो टूटे नहीं, एक तरीके से हम भारत को जोड़ करके रखें, उसका विकास तेज गति से कर पाए। और ये तभी पॉसिबल था जब हम क्या करते, नॉन अलाइनमेंट के साथ जुड़ पाते। ठीक है, तो मेन जो 2 ऑब्जेक्टिव थे वो यही थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड सम ग्रुप्स बिलीव इंडिया शुड बी क्लोजर टू द यूएस लीड ब्लॉक ड्यूरिंग नेहरू एरा। तो नेहरू एरा के समय पे क्या था कि भारत की बहुत सारी बहुत सारे जो ग्रुप थे वो चाहते थे कि जो हमारा जो संबंध है बेसिकली वो अमेरिका के साथ ज्यादा हो और यूएसएसआर से कम हो। तो ऐसा वो क्यों चाहते थे ये पूछा गया। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि यूएसए जो था, यूएसए लीड जो ब्लॉक था वो बेसिकली वो इस बात क्लेम करता था कि अगर आप हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं तो आपकी फ्रीडम बनी रहेगी, और साथ में जबकि जो देश में डेमोक्रेसी है उसमें भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, आपके देश में डेमोक्रेसी को भी हम आगे प्रमोट करेंगे। और इसीलिए भारत के बहुत सारे ग्रुप जो थे वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो किसके साथ में रहे, अमेरिका के साथ में रहे। ठीक है भाई, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि IAEA। देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो आपका है ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका काम होता है न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल तरीके से एक तरीके से इस्तेमाल करना। और इसका इस्तेमाल अगर कोई देश हथियारों पर करता है या फिर किसी को मारने पर करता है बेसिकली, तो इस चीज को रोकने का इसका काम एक तरीके से क्या होता है ये करता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आता है। और बेसिकली इसका मेन पर्पस आप समझ ही गए होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो सभी देशों द्वारा, ये इस चीज की निगरानी करता है, और ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी देश न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पजेस के लिए ना करे। अगला क्वेश्चन आपका, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज अफेक्टेड बाय विच फैक्टर। देखिए किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो 2 फैक्टर पे एक तरीके से डिपेंड करती है। एक तो उसके जो डोमेस्टिक फैक्टर है वो, और दूसरा होता है आपका इंटरनेशनल फैक्टर। तो दोनों के दोनों ही इसमें जो कारक हैं वो सही हैं, यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर यानी कि आपके देश में क्या दिक्कतें चल रही हैं, बाहर क्या दिक्कतें चल रही हैं, इन सभी चीजों से आपकी फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो भी दिक्कत वगैरह चल रही है वो एक डोमेस्टिक फैक्टर है। अब उसकी वजह से क्या है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं बेसिकली। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉरेन पॉलिसी जो आपकी होती है वो डोमेस्टिक फैक्टर और इंटरनेशनल फैक्टर दोनों से एक तरीके से अफेक्ट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक और बात, सॉरी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया ही नहीं कि आखिर ये फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। देखिए फॉरेन पॉलिसी का अर्थ होता है कि दूसरे देशों से जब आप संबंध बनाते हैं तो किन चीजों को दाव पे रख के बेसिकली आप संबंध बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली आपने किसी से दोस्ती करी तो आखिर कौन कौन सी चीजों से आप समझौता करेंगे, कौन सी चीजों से समझौता नहीं करेंगे, ये एक पॉलिसी है दोस्त बनाने की। ठीक उसी प्रकार से अगर आप क्या करते हैं, किसी दूसरे देश से आप दोस्ती करते हैं और उसके लिए आप कुछ भी जो भी समझौते करते हैं, फिर जो भी बातें दांव पे लगाते हैं, फिर उन बातों को ध्यान में रख करके दोस्ती करते हैं, इसी को फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत की भी अपनी पॉलिसी होती है, हर एक देश की अपनी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है कि वो दूसरे देश से जो संबंध बनाएगा वो किन चीजों के साथ समझौता कर सकता है, किन के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पंचशील। देखिए जो पंचशील आपका जो है वो 5 प्रिंसिपल है एक तरीके से पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए। बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में समझौता हुआ था 1954 में। आगे इस क्वेश्चन को और डिफाइन करूंगा मैं, ये 1 मार्क के हिसाब से बताया मैंने। अगला है, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो था आपका वो मई 1974 में करा था, जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके नाम से था। इंदिरा गांधी की इस वक्त सरकार थी, और ये जो हमने करा था वो राजस्थान के पोखरण में किया था। 7वां क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी ट्रू प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो भारत के 2 प्रिंसिपल बताने हैं, कौन से वाले, विदेशी संबंध वाले। तो पहला क्या है कि हम जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जब भारत जब आपका आजाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त क्या था कि जो देश थे या तो वो यूएसए ब्लॉक के साथ जुड़े थे और या तो
यूएसएसआर ब्लॉक के साथ जुड़े थे, लेकिन इंडिया ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट ग्रुप के साथ जुड़ के रहा, यानी कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होता, वो एक अलग गुट में जाता है, गुट निरपेक्षता में, जिसमें जब भी न्यू नेशन जो थे उनका एक तरीके से उसमें प्रभाव था बेसिकली। और दूसरा था पंचशील, यानी कि 5 प्रिंसिपल होंगे, हम उसी के आधार पर देशों के साथ दोस्ती करेंगे। तो पहला जो हमारा पंचशील एग्रीमेंट बना था वो चाइना के साथ बना था, ठीक है। तो इस तरीके की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, विच टू डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना लीड टू द 1962 मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। देखिए 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो मेन इसका जो रीजन है वो पूछा जाता है। तो इसके 2 ही रीजन है, 2 से ज्यादा रीजन है बेसिकली, यहां पर हमने 2 डिस्कस करने हैं। पहला आपका है इशू ऑफ दलाई लामा एंड द सेकंड इज चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान। देखिए दलाई लामा का मतलब इशू क्या था। देखिए अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो भारत के ठीक नक्शे के ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे कि वो एक हिस्सा आता है, मतलब भारत के नक्शे के ठीक ऊपर नेपाल और उत्तराखंड के ऊपर थोड़ा सा आप देखेंगे तो वहां पर आपको चाइना देखने को मिलेगा बेसिकली। तो वहां पर जो आपको चाइना देखने को मिलेगा, और चाइना से ठीक पहले एक और रीजन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम तिब्बत कहते हैं। अब तिब्बत जो है, तिब्बत को क्या किया चाइना ने अपने कैप्चर में कर लिया। अब तिब्बत के जो सुप्रीम लीडर थे वो कौन थे भाई, दलाई लामा। तो दलाई लामा को जब तक वो कंट्रोल में नहीं करता, जब तक वो तिब्बत को कंट्रोल में नहीं करता, इसी बीच में क्या होता है कि जो चाइना जो है जब तिब्बत को कंट्रोल में करता है तो वो सोचता है कि हम दलाई लामा को भी कंट्रोल कर लें, लेकिन यहां पर इंडिया सपोर्ट कर देता है दलाई लामा को और उनको एक पॉलिटिकल एसोलम दे देता है, यानी कि राजनीतिक शरण दे देता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो चाइना को लगता है कि इसने हमारे इंटरनल मामले में एक तरीके से इंटरफेयर किया, और इसकी वजह से दोनों के बीच में रिश्ते हो जाते हैं खराब, क्योंकि चाइना को क्या लगा कि ये जो है हमारे दुश्मन की सहायता कर रहा है, दैट मींस कि ये भी हमारा दुश्मन हुआ। दूसरा क्या है दिक्कत भाई कि चाइना शुरुआत से ही क्या है कि पाकिस्तान की मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो इस ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से भी लड़ाइयां हुई, मतलब यहां से भी कुछ मतलब जो जेट थे वो भेजे गए, उधर से भी जेट है, यहां से भी मतलब वो क्या कहते हैं उसको जो अपने आप उड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्रोन, बेसिकली ड्रोन। तो जो ड्रोन वगैरह थे दोनों देश के भीतर में, तो वहां पर जो ड्रोन बने थे वो बेसिकली चाइना के द्वारा बनाए गए थे। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है इंडिया के अगेंस्ट में, और इसी वजह से क्या होता है दोनों के बीच में रिश्ते खराब होते हैं। तो 2 रीजन तो ये हो गए। तीसरा रीजन ये जाएगा कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में चाइना ने कई बार ऐसा करा कि उसको अपना बताया। जैसे कि मान लीजिए जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा देखते हैं, उस अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को चाइना अपना बताता है, और इसको लेकर के एक बार युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो यही सब मेन रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था, और एक युद्ध हुआ था 1962 में। आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों, जो कि लता मंगेशकर की आवाज में है। तो यहाँ पर जो वो गाना गाया गया था वो इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, जो भी 1962 के वॉर में जो जवान थे हमारे शहीद हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन पूछा गया किसका, जवाहरलाल नेहरू का। तो हम इसको 4 अलग अलग पॉइंट्स में बताएंगे। देखिए पहला तो यही है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो विदेश संबंध थे उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के एक तरीके से अपना मतलब योगदान दिया, ताकि भारत में पीस, फ्रीडम, प्रोस्पेरिटी, फाउंडेशन सब कुछ बना रहे। और इसके लिए पहला जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो यही था कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि भारत ने क्या किया, दोनों ही पावर ब्लॉक से अपने आप को दूरी बना के रखी, और एक जो तीसरा ग्रुप था इंडिपेंडेंट ग्रुप बेसिकली जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट कहा गया, उसके साथ जोड़ा, ताकि जो देश है वो स्वतंत्र भी रह सके और अपना विकास स्वयं कर सके, और उन दोनों ग्रुप से सहायता भी ले सके बिना उसके साथ जुड़े हुए। दूसरा क्या किया कि जो भी कॉमनवेल्थ वाले देश थे, जो कि मतलब सोवियत संघ से अलग हुए और उन्होंने अपना कॉमनवेल्थ में इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहा जाता है, उनसे एक तरीके से नजदीकियां बढ़ाई, उनके साथ दोस्ती वगैरह बढ़ाई। साथ में जो भी क्षेत्रीय मुद्दे थे, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा हो गया, तिब्बत वाला मुद्दा हो गया, बेसिकली वो हमारा अपना मुद्दा तो नहीं है लेकिन रीजनल मुद्दा कह सकते हैं हम, चाइना वाला मुद्दा हो गया, इन सभी को आसानी से एक तरीके से सॉल्व करा, ताकि ये जो भी मैटर है, सेंसिटिव मैटर है काफी ज्यादा, क्योंकि इनको सॉल्व अगर हम नहीं करेंगे तो देश हमारा टूट सकता था। तो इनको भी काफी बढ़िया तरीके से इनको सॉल्व करा। चौथा क्या किया भाई कि जो भी ग्लोबल रिलेशन थे यूएसए से, यूएसएसआर से, पाकिस्तान से, इन सभी से एक तरीके से बैलेंस करके एक तरीके से मेंटेन वगैरह रखा, ताकि कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत हमें देखने को ना मिले। यानी कि भारत ने यूएसए से भी दोस्ती रखी, यूएसएसआर से भी दोस्ती रखी, पाकिस्तान से भी दोस्ती रखी। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से हमेशा वो दुश्मन ही रखता है, दोनों देशों में बड़े ही तकरार चलती रहती है, बट दे आर मतलब रियली गुड फ्रेंड्स। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे मामलों में, जैसे कि मान लीजिए मोदी जो हैं पाकिस्तान जाते हैं उनकी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में, तो ये भी एक अच्छा रिलेशन देखने को मिल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब एक बस सेवा स्टार्ट करना, ट्रेन सेवा स्टार्ट करना, तो ये सब कुछ अच्छी चीजें भी हैं। तो स्टार्टिंग में इनके दोनों देशों के बीच में संबंध थे वो काफी ज्यादा बढ़िया थे, ठीक है। तो ये जो आपका है इसमें जवाहरलाल नेहरू की बेसिकली इंडिया फॉरेन पॉलिसी पूछी थी। इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी के बता दिए, जो कि
जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि हमने इस तरीके से अपने जो भी आसपास के जो देश हैं उनसे समझौते जो रिश्ते हैं इस तरीके से अच्छे बना करके रखे थे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है हु साइन द ताशकंद एग्रीमेंट एंड व्हेन। देखिए ताशकंद एग्रीमेंट जो आपका था वो 1965 इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद हुआ था। दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था, तो दोनों देशों के बीच जब युद्ध चल रहा था तो इस बीच में हमारे देश में यूएसएसआर ने एक तरीके से मध्यस्थता करी और यूएसएसआर ने उज्बेकिस्तान की राजधानी जिसको बोलते हैं ताशकंद में दोनों देशों को बुलाया कि भाई अब युद्ध खत्म करो, क्योंकि 1965 का वॉर चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो एक शांति समझौता कराया गया था, यूएसएसआर मीडिएटर था, ताशकंद में बुलाया गया। ताशकंद पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी। वहां पर दो नेता गए थे, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे भाई जनरल अयूब खान। दोनों के बीच में 1966 में क्या होता है, ताशकंद समझौता होता है और यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है, एक रहस्यमय मौत जिसका आज तक उजागर नहीं हुआ कि आखिर वो मौत कैसे हुई। इनके ये लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में, अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। ठीक है भाई, खैर ताशकंद एग्रीमेंट किसके बीच हुआ, लाल बहादुर शास्त्री एंड जनरल अयूब खान, और ये कब हुआ भाई आपका 1966 में। क्यों हुआ था भाई, क्योंकि 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड बिटवीन whom was the शिमला एग्रीमेंट साइन। तो पूछा गया है कि शिमला एग्रीमेंट जो आपका है वो किसके बीच और कब एक तरीके से साइन किया गया। तो देखिए शिमला एग्रीमेंट कब हुआ है, 3 जुलाई 1972 को। ठीक 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी फिर से। तो भारत पाकिस्तान की वॉर किस लिए हुई थी, बांग्लादेश को आजाद कराने में हुई थी। ठीक है, तो जो बांग्लादेश को आजाद कराने के में वॉर हुई तो उसके बाद भी क्या होगा, एक तरीके से शिमला समझौता हुआ कि भाई हमेशा देखना कि हर एक वॉर के बाद एक समझौता होता है। ठीक उसी प्रकार से 1970 वॉर के बाद एक समझौता हुआ जिसको क्या बोला गया, शिमला एग्रीमेंट बोला गया, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान कौन सा वाला, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो वहां के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको बुलाया गया और इन दोनों के बीच में एक तरीके से शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 जुलाई 1972 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज पंचशील इंप्लाई। देखिए पंचशील समझौता जो आपका है वो क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पंचशील एग्रीमेंट जो आपका है वो 5 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत हैं। ठीक है, जो कि ये हुए थे साइन बाय आपका 29 अप्रैल 1954 में, 29 अप्रैल 1954 में साइन हुए थे। इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना की तरफ से जो नेता थे उनका नाम था चाउ एन लाई, और इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। अब ये जो समझौता हुआ वो 5 प्रिंसिपल्स पर हुआ था, 5 सिद्धांत पर हुआ था। पहला ये था कि जो दोनों देश हैं वो दोनों देशों की जो सवर्निटी है उसका म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी उनकी क्षेत्रीय अखंडता है, जो भी उनकी संप्रभुता है उस पर एक तरीके से कुछ बोलेंगे नहीं, उसका सम्मान करेंगे। दूसरा कि हम कोई भी मतलब दोनों जो कंट्री है वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगी, जो भी इंटरनल मामले हैं उसमें इंटरफेयर ना करना, दोनों देशों को इक्वली ट्रीट करना, कोऑपरेट करना, एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट्स पर काम करना और साथ में शांति बना के रखना, हार्मनी बना कर रखना, सद्भाव बना करके रखना। इन 5 सिद्धांतों पर जो इंडिया और आपका है चाइना, इनके बीच में समझौता हुआ और इस वजह से ही यहीं से एक नारा फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो आप लोगों ने सुना भी होगा हिंदी चीनी भाई भाई। तो 1954 के बाद क्या हुआ कि सब समझौता हुआ तो इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए और यहां से आप ये समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि चाइना ही हमारा असली दोस्त है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1962 में जो बहुत बड़ा वॉर हुआ, इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इसकी वजह से, तो ये एक तरीके से देखा गया। हालांकि इसी की वजह से हुआ क्योंकि उसके मैंने आपको 2 रीजन बताए थे, एक दलाई लामा रीजन बताया मैंने आपको और दूसरा रीजन बताया कि जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन के बहुत सारे हिस्सों को जो चाइना है वो अपना बताता है और इंडिया अपना बताता है। बेसिकली है वो इंडिया का, बट चाइना जो है उस लाइन को मानने से मना करे। जो मैकमोहन लाइन है, कौन सी लाइन, मैकमोहन लाइन जो आपकी है वो मानने से वो मना कर देता है कि ये मैकमोहन लाइन गलत मतलब खींची गई है और हमारे तरफ में और जमीनें आएंगी और वो हमारी हैं, और इसी को लेकर के दोनों देशों में युद्ध वगैरह देखा गया था 1962 में। खैर ये क्वेश्चन था पंचशील एग्रीमेंट को लेकर के था। तो ये 5 म्यूचुअल क्या थे आपके क्या कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बना के प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो ये आपको बताना पड़ेगा, 4 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बांडुंग कॉन्फ्रेंस। देखिए बांडुंग सम्मेलन या फिर बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुआ था और ये जो भी एशियाई और अफ्रीकी देश थे जो कि एक तरीके से न्यूली इंडिपेंडेंट थे, 1945 के बाद ना बहुत सारे देश आजाद हुए, तो उन सभी देशों ने क्या किया, अपना एक समझौता किया। बेसिकली 5 देशों ने मिलकर के समझौता किया था जिसमें इंडिया भी एक था, मिस्र भी था, घाना था, इंडोनेशिया था। ठीक है, ये सभी के सभी जो देश थे इन सभी ने मिलकर के बोला कि हमें भी अपना क्या बनाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे कि
यूएसए का अपना ग्रुप था, यूएसएसआर का अपना ग्रुप था, है ना। तो उसी तरीके से इन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने, एशिया के और अफ्रीकन नेशन ने मिलकर के अपना एक क्या बनाया, संगठन बनाया, जिसको क्या बोलते हैं भाई, न्यू अलाइंग मूवमेंट। अब न्यू अलाइंग मूवमेंट की जो न्यू पड़ी बेसिकली वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हुई 1955 में, और इसका मेन जो पर्पस था वो यही था कि जो भी न्यू नेशन है उनके बीच में यूनिटी आई, वो सभी देश आपस में मिलकर के, क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिले, जो भी सपोर्ट वगैरह हो वो आपस में एक दूसरे को कर सकें, वापस से गुलाम ना बन जाए बेसिकली, और सभी देशों में एक तरीके से शांति आए और शीत युद्ध का जो भी तनाव था, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको क्या बोला गया था, शीत युद्ध बोला गया। तो इसकी जो टेंशन है वो रिड्यूस करी जाए और हमारा खुद का भी अपना ग्रुप हो, इसलिए इसको बनाया गया। और तीसरा क्या बनाया गया भाई कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस ही वो था, एक तरीके से पहला कदम था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नॉन अलाइंग मूवमेंट जिसको बोलते हैं नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसको बनाया गया। और जितनी भी कंट्रीज थी न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड द अफ्रीकन कंट्रीज, उन लोगों ने इसको ज्वाइन किया ताकि वो बाकी के जो दो गुट हैं, कौन से, अमेरिका वाले और यूएसएसआर वाले, उनसे वो दूरी बना सके और दोबारा से उनके अंडर में ना आए और अपनी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र तरीके से चला पाए, इसलिए बांडुंग कॉन्फ्रेंस को बनाया गया था। ठीक है, तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो आपका है, जिसको हम बांडुंग सम्मेलन कहते हैं, यहां पर नींव पड़ी किसकी, नॉन अलाइंग मूवमेंट की, जो कि एक बेसिकली क्या है, समूह है, और जिसमें एशिया के और अफ्रीका के देश थे वो इसलिए जुड़े थे ताकि वो अमेरिका और यूएसए वाले जो देश हैं, अमेरिका और यूएसए वाले जो देश हैं उनसे दूरी बना सकें, अपना विकास कर सकें, अपने देशों में अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है तो ये लोग मिलकर के उसको सॉल्व कर सकें, इसलिए इसको बनाया गया था। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाला। तो बेसिकली इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, और आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आपका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, जो भी दिक्कत वगैरह होगी सॉल्व करूंगा। और एक और बात आपसे कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के वो पिछली वीडियोस देखें और फिर ये वाली वीडियो देखें, और साथ मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, पहली बात तो। हालांकि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो नॉर्मल सी बात है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप नॉर्मल सी बातें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं तो चाहता ही हूँ कि आप जुड़ें, तभी आपको मेरा फायदा समझ आएगा कि हाँ भाई जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, ठीक है।